हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा वाटिका में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से तबीयत इशू के कारण वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी, लेकिन अब पुनः आप लोग के बीच आ चुके हैं। तो हमारा ये बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज़ का 7वां टेस्ट है। तो आइए बिना देरी किए आज का टेस्ट आरंभ करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, 5वें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में कौन सा तत्व सबसे क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, Bi जो है तत्वों में सबसे अधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। और धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु के ऑक्साइड जो होती है अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है। धातु क्या होते हैं? ये क्षारीय होते हैं और अधातु जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, अम्लीय प्रकृति उनकी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित है। इन तारों को नीचे दिए गए तत्वों के एक के बाद दूसरे में डुबोया जाता है। नीचे दिए गए किन प्रकरणों के पास रखी गई दिक्सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी? इसको मिलान करना है, मिलान करते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये विकल्प दिया गया है और ये चारों कथन दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, केवल 3। लवण का विलयन जो है, लवण का विलयन जो दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित है और इन तारों को लवण का विलयन में डुबाया जाता है तो प्रकरणों के पास में रखी गई दिक्सूचक विक्षेपण दर्शाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और इनके बीच दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। इसके मिलान कर लेते हैं। चांदी का जो ये होता है अर्जेंटीनम होता है, सोना का Au किधर है, औरम होता है, पारा का Hg और सीसा का Pv। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 4, 5 और 1। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव समूह संबंधित है। विकल्प है यह क्लास कॉर्डेटा में वर्ग प्राइमेट से, दूसरा यह फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत प्राइमेट क्लास से संबंधित है, तीसरा है यह फाइलम मैमेलिया के अंतर्गत प्राइमेट क्लास से, और यह फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत क्लास मैमेलिया से संबंधित। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, यह फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत क्लास मैमेलिया से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है, पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, निद्रालु व्याधि, स्लीपिंग सिकनेस जो है मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है। निद्रालु जो निद्रा रोग होता है ये ट्रिपोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? ट्रिपेनोसोमा, ये प्रोटोजोआ के कारण ये होता है निद्रा रोग। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मानक समय उस मानक याम्योत्तर रेखा के आधार पर नियत किया गया है, वह कहाँ से गुजरती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, इलाहाबाद प्रयागराज से गुजरती है। ठीक है। और भारत का मानक समय इलाहाबाद के जो है नैनी नामक स्थान है, जो नैनी रेलवे स्टेशन भी है, नैनी नामक स्थान से गुजरती है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इस रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूपर्पटी के अंदर सैलमूल की शीतलन से बनती है, क्या बनती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, पातालीय चट्टानें, प्लूटोनिक रॉक्स। भूपर्पटी के अंतर्गत जो होता है सैलमूल यानी मैग्मा की शीतलन से पातालीय चट्टानें यानी प्लूटोनिक रॉक्स बनती है। और देखिए कि आग्नेय चट्टानें जो होती है प्लूटोनिक चट्टानों और ज्वालामुखी चट्टानों में विभाजित किया गया है। किसको? आग्नेय चट्टानों को। इसी में यहाँ पर प्लूटोनिक रॉक्स को दिखाकर क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, ओला।
ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो हार्ड प्लेट्स होता है इसको कहते हैं ओला, ठीक है। और कपासी वर्षा जो होती है इससे जो गिरने वाली गोलियां होती है उसको ओला कहते हैं। और संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ पक्षाभ होता है। और कपासी बादल रुई के समान दिखते हैं, कपासी बादल रुई के समान दिखते हैं। और कपासी बादल चपटे आधार वाले शीर्ष गुंबद नुमा होते हैं। कैसे? शीर्ष गुंबद नुमा, इस टाइप के कुछ होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओमान की खाड़ी और फारस खाड़ी जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा हार्मुज जल मरुमध्य से, ठीक है। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जो है हार्मुज जल मरुमध्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरह से कई से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जा सकता है पाक, जैसे ये पाक जल मरुमध्य है, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये बंगाल की खाड़ी, किससे? बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और मन्नार की खाड़ी, ये दोनों को जोड़ती है पाक जल मरुमध्य, ठीक है। बावल मंडेव ये किसको जोड़ती है? लाल सागर और अरब सागर को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बच गया क्या? मैसीना जल मरुमध्य, ये जो है इटली का सिसिली द्वीप पर है। ये कहाँ है? इटली का सिसिली द्वीप पर है। इस तरह से चारों ऑप्शन को भी हम लोग देख लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतर उच्चतर होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए दिल्ली। दिल्ली का जो दैनिक तापांतर जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। दिल्ली का जो रायसीन हिल्स, दिल्ली जो है कहाँ पर है? रायसीन हिल्स पर अवस्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न में पूछा गया है, दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा स्थल संयोजक। क्या कहलाता है? स्थल संयोजक। ये BVI क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका अगला प्रश्न है, वलित पर्वतों के बनने के क्या कारण है? वलित पर्वतों के बनने के कारण पूछा जा रहा है। तो इसका जो कारण हो जाएगा ये क्षैतिज संपीड़न वन के कारण, क्षैतिज संपीड़न बल के कारण वलित पर्वत बनते हैं। और वलित पर्वत का निर्माण जो आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। किसके? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर आधारित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये गणित का प्रश्न है। इसको आपको बताया गया था जब शुरू किए थे इस टेस्ट को कि एक सेपरेट वीडियो में बनाएंगे सभी गणित के सवाल जितने भी दिए गए हैं, लेकिन वैसे इसका सही जवाब बता देते हैं आप लोग को। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी 60 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्यभूति वंश के संदर्भ में विचार कीजिए, ठीक है। ये हमारे कथन दिए गए हैं। पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी कन्नौज थी। पुष्यभूति वंश प्रभावर्धन के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन किया था। और चौथा कथन है, हर्षवर्धन ने पल्लवी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को 629 ईस्वी में पराजित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 3 और 4, तीसरा और चौथा कथन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया, ठीक है, कि कौन सा शासक था? ये जो शासक था ये सिकंदर लोदी था, जो दिल्ली से आगरा ले गया था, ठीक है। और सिकंदर लोदी आगरा शहर का जो स्थापना है ये कब किया था? 1504 ईस्वी में किया था। कब? 1504 ईस्वी में। और सिकंदर शाह लोदी ने 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बना दिया, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी, अप्रैल 1916 में। इसकी जो स्थापना है गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। और भारत में होम रूल लीग के जनक जो है एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। और होम रूल लीग की स्थापना पुणे में गंगाधर तिलक और मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है, सही नहीं है। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया जो भूमि सुधार से संबंधित था। ये आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति शासन परिवर्तन से
संबंधित है। ये कथन सही नहीं है। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 का संबंध जो है राज्यों के पुनर्गठन से है। किससे है? राज्यों के पुनर्गठन से। राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित नहीं है, जबकि किससे संबंधित है? ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई वस्तु पानी में पूरी तरह डुबो दी जाती है तो उसके भार में 1/5 भाग की कमी हो जाती है, तो वस्तु का घनत्व तो क्या है? तो वस्तु का घनत्व जो हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वस्तु का घनत्व जो होता है इज इक्वल टू कितना होता है? वस्तु का कुल आयतन बटे वस्तु में डूबे भाग का, जितना भाग डूबा है डूबे भाग का आयतन। ठीक है। तो वस्तु का कुल आयतन कितना हो गया? यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, 1 हो गया, और डूबे भाग का आयतन हो गया 1 × 1/5। इसको जब ये करेंगे तो ये कट गया, इज इक्वल टू 5। इसका सही जवाब हो जाएगा 5। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई कितनी है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश तरंग की लंबाई जो है यह 0.4 माइक्रोन है। कितना? 0.4 माइक्रोन। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब एक साबुन को बुलबुले में आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करने कहा जा रहा है। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन थे? कौशितकी ब्राह्मण थे। आप लोग को लगभग पढ़े होंगे ये सब चीज़ें। सामवेद के कौन थे? पंचवेश। यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण, और अथर्ववेद के गोपद। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो गया विकल्प सी 3, 4, 1 और 2। ठीक है। टोटल कितने वेद हैं? 4। उपवेद कितना है? 4। उपनिषद कितना है? 108। ठीक है। वेदांग कितना है? 6। दर्शन कितना है? 6। ठीक है। ये सब चीज़ें भी आपको क्वेश्चन अक्सर पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ये कौन सा राजा था? तो राजा उदयदित्य राजा जो थे स्वर्ण मुद्राएं उज्जैन और पिपीलिया नगर से स्टार्ट किया था, जो नागपुर के सेंट्रल म्यूजियम में रखा गया है। ठीक है। परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक जो था उपेंद्र राज जो थे परमार वंश के संस्थापक थे, और इसकी राजधानी जो थी धारानगरी थी। कौन सी? धारानगरी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए बालाजी विश्वनाथ। राजाजी साहू का प्रथम पेशवा था। 1713 से 1720 तक ये पेशवा रहे थे, और बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है। और बालाजी विश्वनाथ ने ही 1719 में 1719 में मराठा अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया था। ठीक है। छत्रपति साहू जी महाराज ने 1708 में बालाजी विश्वनाथ को सेना का संगठनकर्ता पद पर नियुक्त किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? ये जो थी 1833 के चार्टर्ड एक्ट में थी। कब? 1833 के चार्टर्ड एक्ट। 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट था ये क्या था? कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः इसमें समाप्त कर दिया गया, और बंगाल के लिए अलग से गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है। और इसमें जो है कि बिना अतिरिक्त भारत के विशुद्ध रूप से भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है। और भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इसके कार्य में विधि आयोग की नियुक्ति व्यवस्था की गई। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा योग्यता के आधार पर नौकरी दिया जाने लगा, लेकिन यह केवल एक सैद्धांतिक रूप से ही रह गया। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। अगला प्रश्न है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में लिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी लाहौर अधिवेशन में। कब? लाहौर अधिवेशन में स्वतंत्रता दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। कब? 26 जनवरी 1930 को। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है, ये देख लीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, पूना सार्वजनिक सभा फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में 1870 में की गई थी। तो ये सुमेलित नहीं है। पूना सार्वजनिक सभा जो है एम जी रानाडे ने किया था। किसने? एम जी रानाडे, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा जो पश्चिम भारत की प्रथम महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन था। और ऐसे कई संगठन हैं जिसके संस्थापक कौन है ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जैसे कि रामकृष्ण मिशन, इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद, बेलूर मठ में इन्होंने किया था। गदर पार्टी जो है हरदयाल परमानंद काशीराम संस्थापक थे, ठीक है। इस तरह कई संगठन हैं जिसको आप लोग देख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, पंजाब। पंजाब को 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियां कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? तीनों, 1 2 3, ये तीनों जो है संसद की वित्तीय समितियां हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, ठीक है। और CAG की रिपोर्ट जो है PSC पर विचार करती है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है और प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें जो होते हैं लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक। और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या? जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति प्रक्रिया से है, ठीक है। अनुच्छेद 55 जो है चुनावी प्रक्रिया से, राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया। अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा और निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पुदुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर, जम्मू और लद्दाख का अलग अलग हो गया, अब उसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, अलकनंदा। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ बसा है। अगला प्रश्न है, टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो ये जो होता है सागरीय प्रकृति के द्वारा, सागरीय प्रक्रम के द्वारा, टोम्बोलो सागरीय जल द्वारा ये निर्मित स्थलाकृति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित हुआ था? कब पूछ रहा है? 2002 में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन ये जो हुआ था जोहान्सबर्ग में। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? 1992 रियो डी जेनेरियो। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये VVI क्वेश्चन में है। ये पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, यहाँ पे दूसरा पूछा गया था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न है, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो ये जो कॉकपिट ऑफ यूरोप है ये बेल्जियम को कहा जाता है। किसको? बेल्जियम को। अगला प्रश्न है, किसी 2 लीटर धारिता के जार में 500 मिली सरसों का तेल भरा है, यह तेल दाब आरोपित करेगा। कैसे आरोपित करेगा यह दाब? ये सभी दिशाओं में, कहाँ पर? सभी दिशाओं में दाब आरोपित करेगा, ठीक है। द्रव में दाब क्या होता है? P = हाइट प्रेशर इंटू G। द्रव की लंबवत गहराई गुना द्रव का घनत्व गुना गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है?
तो इसका सही कथन हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। इसकी तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में कमी होती है। जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए इसकी तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण के समुच्चय को निरूपित करता है? मिश्रण के समुच्चय को, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी, ये मिश्रण समुच्चय को सही निरूपित करता है। और वायु जो है गैस का मिश्रण है। वायु क्या है? गैस का मिश्रण है। दूध जो है पायस क्लोराइड है और यह द्रव में द्रव का परिक्षेपण होता है। मृदा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का मिश्रण है। और समुद्र का पानी जो समुद्र का जल होता है और सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का मिश्रण होता है समुद्र का पानी। ठीक है। और उच्च वसा जो होता है साबुन का, उच्च वसीय अम्ल का सोडियम जो होता है पोटेशियम लवण होता है। क्या होता है? पोटेशियम लवण होता है। अपमार्जक एल्काइल सल्फेट तथा सल्फोनेट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? पौधे मृदा से जो भोजन होता है ये विलयन अवस्था में प्राप्त करते हैं। किस अवस्था में? विलयन अवस्था में। पर्णहरित में जो केंद्र मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है और मैग्नीशियम अणु के कारण क्लोरोफिल जो होता है फोटोन ऊर्जा अवशोषित करती है। कौन सा? फोटोन ऊर्जा। फोटोन एनर्जी ये अवशोषित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? सबसे लंबा तट है ये किस राज्य का है? तो ये जो है गुजरात का है। गुजरात का समुद्र तट सबसे लंबा है। ये जो है 1214.70 किलोमीटर है। ठीक है। और सबसे छोटा समुद्री तट गोवा का है 101 किलोमीटर। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य किस संविधान अनुच्छेद में शामिल है? तो ये जो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51 क्लॉज ए। 51 क्लॉज ए में शामिल है। अगला प्रश्न है हमारा, हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? खनिजीय बनावट के बारे में पूछा जा रहा है। तो हीरे की खनिजीय बनावट जो है कार्बन से है। ठीक है। बनावट में कार्बन होता है। हीरा तथा ग्रेफाइट जो है कार्बन के मुख्य अपरूप होते हैं। किसका? कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट जो होता है कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हैं। अगला प्रश्न है, फास्टैग का आशय है। फास्टैग का आशय है, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था। जब आप टोल टैक्स के पास जाएंगे, फास्टैग का आपके गाड़ी के ऊपर लगा रहेगा, तो आप बिना कैश दिए जैसे आप यूपीआई पेमेंट करते हैं उसी तरह उसको स्कैन करके आपका पेमेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे बाह्यतम अर्थात नीले क्षेत्र से संबंध में सही है? ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, इसका तापमान जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत अधिक होता है। कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। वस्तु को जब जलाया जाता है तो उससे निकले आग की लपट को क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। जब वस्तु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह वस्तु नीली ज्वाला के साथ तीव्र गति से दहन करने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः लोहा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाला उपकरण का नाम है। तो ये कौन सा उपकरण है? ये हो जाएगा एमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर और हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर, समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर। समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, माइका किस काम में लाई जाती है? माइका यानी अभ्रक किस काम में लाई जाती है? तो अभ्रक का यूज जो होता है ये विद्युत उद्योग में होता है। किसमें? विद्युत उद्योग में। और विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। और अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे प्रथम स्थान
इसका है। अवरक एक जटिल सिलिकेट यौगिक है। क्या है? सिलिकेट यौगिक है। अब विश्व का लगभग 3/4 3:4 माइका का उत्पादन भारत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हैजा का क्या कारण है? हैजा का रीजन पूछ रहा है। तो हैजा किसके कारण से होता है? तो हैजा होता है जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है ये कोयला गैस है, कोल गैस। फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है। कौन सा? कोयला गैस। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत ताप ऊर्जा है और कोयला का सबसे अच्छा किस्म जो है एंथ्रासाइट है और सबसे घटिया किस्म जो है पीट कोयला है। कोयला में भंजक आसवन से कोक बनाया जाता है और जीवाश्म ईंधन के दहन से CO2 गैस निकलता है। और जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर ग्रेविटी का मान हो जाता है। केंद्र पर, पृथ्वी के सेंटर पर ग्रेविटी जो होता है ये 0 हो जाता है। कितना? 0 हो जाता है। ऊपर जाने पर पृथ्वी के, मान चलिए ये पृथ्वी है, सेंटर पर क्या हो गया? 0 हो गया। ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ऊपर गया तो ग्रेविटी घटने लगेगा। ठीक है। तल से नीचे जब जाएगा पृथ्वी, ये ग्रेविटी सेंटर है, यहाँ से नीचे आएगा तो क्या होगा? ग्रेविटी तब भी घटेगा। और पृथ्वी के घूर्णन गति पर का ध्रुव जो है, ध्रुव पर क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और घूर्णन गति के घटने पर विषुवत रेखा पर क्या होता है? प्रभाव बढ़ने लगता है। और जब बढ़ने लगेगा गति तब घटने लगेगा गति तो क्या होगा? बढ़ने लगेगा इसका प्रभाव। और पृथ्वी का घूर्णन गति जब बढ़ने लगेगा तो विषुवत रेखा पर प्रभाव क्या होगा? घट जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्रधनुष 2.0 यानी 2.0 क्या है? इंद्रधनुष 2.0 जो है यह 8 बीमारियों से बचाव के लिए किसी सरकार द्वारा देश भर में संचालित सघन अभियान है। ठीक है। ये किस सरकार के द्वारा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 2022 में वर्चुअल माध्यम से सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया था। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को 1978 में लॉन्च किया गया। ठीक है, टीकाकरण अभियान। अगला प्रश्न देखते हैं, ये गणित का, इसको सेपरेट वीडियो में ही देखेंगे। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का कार्य है। ओजोन परत का कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, सूर्य की हानिप्रद अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने से रोकती है। अगला प्रश्न गणित का है, इसको सेपरेट वीडियो में देखेंगे। उसका अगला प्रश्न 54वां प्रश्न है हमारा, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का किस पीढ़ी का है? बोध गया में बोधि वृक्ष है, ये अपने वंश की चौथी पीढ़ी का है। कौन सा? चौथी। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प भी हो जाएगा। ये चौथी पीढ़ी का है बोधि वृक्ष, जहाँ गौतम बुद्ध ने संबोधि यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको। महेंद्र और संघमित्रा अपने साथ बोधि वृक्ष श्रीलंका ले गए थे। 1876 ईस्वी में बोधि वृक्ष नष्ट होने से 1880 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने श्रीलंका से बोधि वृक्ष का शाखा मंगवाकर पुनः स्थापित किया था। कब? 1876 में, 1880 में, सॉरी 1880 में श्रीलंका से उसका तना मंगवाकर पुनः लगाया था। ठीक है। गौड़ के शासक शशांक पर बौद्ध वृक्ष नष्ट करने का प्रयास का आरोप लगाया जाता है और वर्तमान बोधि वृक्ष में रोग निदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी ली गई है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन दिया गया है, पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान सभा का विचार M.N. राय द्वारा सर्वप्रथम 1934 में दिया गया। दूसरा कथन है, ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा भारत के लिए संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, यह स्वीकार किया। तीसरा कथन है, संविधान सभा में हैदराबाद रियासत से 7 सदस्य भाग लिया था। चौथा कथन है, संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 1 और 4। पहला और चौथा कथन सही है। यहाँ पर सही कथन का चुनाव करने कहा जा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये गणित का है, इसको सेपरेट वीडियो में देखेंगे। उसका अगला प्रश्न 57वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष इनमें से कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष जो थे इनमें से राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद।
अस्थायी अध्यक्ष के रूप में थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इनको अध्यक्ष कब बनाया गया? 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या चीज? अस्थायी अध्यक्ष। और कुछ समितियां थी, जैसे यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है, जैसे कि संचालन समिति, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति, इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो राजेंद्र प्रसाद कौन कौन से समिति के अध्यक्ष थे? तदर्थ झंडा समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि अस्थायी सदस्य थे। उनको अस्थायी सदस्यता कब मिली थी? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं, ये गणित का, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? फारसी में लिखी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखी थी। जहांगीर ने तुजुक जहांगीरी नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है, तुजुक जहांगीरी। इससे संबंधित और भी, जैसे बाबर क्या लिखा था? बाबरे तुजुक बावड़ी, तुजुक बावड़ी बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा था तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुष के हॉकी विश्व कप का मेजबानी करेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, भारत। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायत राज एवं नगर पालिका संस्था से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। कौन सा? विकल्प सी। 3 और 4, तीसरा और चौथा कथन जो है नगर पालिका और पंचायती राज से संबंधित है। जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका और पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो है 11वीं अनुसूची और 74वां संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, जो क्रमशः पंचायती राज और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा देता है। LM सिंघवी समिति के सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, पटना नगर निगम कब बनाया गया था? स्थापना 1952 में हुआ था। कब? 1952 में। अगला प्रश्न देखते हैं, पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? तो पहाड़ के ढलानों पर सबसे अधिक उगाया जाता है चाय। चाय सबसे अधिक उगाया जाता है। और सबसे अधिक कहाँ उगाया जाता है? ये असम में उपजाया जाता है। ठीक है, ये गणित का है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? मुंगेर को स्पर्श करती है, भागलपुर को करती है, बेगूसराय को भी गंगा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प, उम्मीद है डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और बिहार के 12 जिला जो है, 12 जिला से गंगा सीमा जुड़ा हुआ है। इसका सही जवाब इसे विकल्प डी हो जाएगा, कोई नहीं। 12 जिला कौन कौन से? बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। भारत का एकमात्र राज्य की राजधानी पटना है, जो गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। और बिहार का शहर पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर गंगा नदी तट पर अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मिर्जा गालिब किसके समय में थे? मिर्जा गालिब किसके समय में थे? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, बहादुर शाह द्वितीय के समय में मिर्जा गालिब थे। उन्होंने 1857 की क्रांति जो है आंखों देखा हाल लिखा है मिर्जा गालिब ने। ठीक है, मिर्जा गालिब कौन थे? एक महान शायर थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि कब हुई थी? ये मार्च कब हुई थी? मार्च 1816 में हुई थी। कब? 4 मार्च 1816 को सुगौली की संधि हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और नेपाल के बीच। किसके किसके बीच? अंग्रेज नेपाल के बीच सुगौली की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बांट दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में बांट दिया गया।
अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। भारत में संविधान सभा का सृजन जो है ये कब किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा, कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर में पुस्तकालय भवन में हुआ। कहाँ था? पुस्तकालय भवन में, ठीक है, जिसमें 11 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये आप 2-3 प्रश्न पहले आप ऊपर देखे ही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है तो देख लेते हैं। राज्य में राज्यपाल का पद, राज्य में राज्यपाल का पद 155, ये सही नहीं है, पहला ही गलत निकल, ये 153 अनुच्छेद में, ठीक है। राष्ट्रपति का पद ये सही है, ठीक है, ये उपराष्ट्रपति का 63, प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74, ये भी सही है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पहला, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प के। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 गैलन का मान है, 1 गैलन का मान है, US गैलन का मान है। तो 1 US गैलन का जो मान होता है यह है 3.785 लीटर, 3.785 लीटर। 1 लीटर में कितना गैलन होता है? 1 लीटर में 0.2642 गैलन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग ने किस सदन को सीधी कार्यवाही दिवस के लिए चुना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प भी हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने इस दिन को चुना, 16 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? किसी शब्द की लंबाई कंप्यूटर में जो होती है ये बिट्स में मापी जाती है। किसमें? बिट्स में मापी जाती है। कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सागर सम्राट है भारत का प्रथम, सागर सम्राट भारत का क्या है? तो ये सागर प्रथम जो है ये मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है, सागर सम्राट, ठीक है, मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। और 1974 से सागर सम्राट के सहयोग से पेट्रोलियम निकाला जाता है, ठीक है। और बम्बे हाईवे अरब सागर में मुंबई के पास स्थित है, जहां पेट्रोलियम का कुआं है और यहाँ तेल की खान अधिक गहरी है, बहुत ज़्यादा गहरी है, ठीक। जापान के सहयोग से तेल निकालने में भारत को ज़्यादा मदद मिलता है। और ONGC ने 1973 ईस्वी में ड्रिल शिप सागर सम्राट के साथ बॉम्बे हाई में ड्रिलिंग शुरू की और अपतटीय में पहला कुआं 1974 में ड्रिल किया गया। भारत में सबसे अधिक खनिज तेल का उत्खनन क्षेत्र बॉम्बे हाई है और एशिया का सबसे पुराना तेल रिफाइनरी डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना 1901 ईस्वी में किया गया था, डिगबोई जो असम में। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है ये झींगा उत्पादन से। अगला प्रश्न है, किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक है? लोहे की मात्रा सबसे अधिक है तो ये केला में जो है लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसमें 0.3 mg होता है इसका मात्रा। अगला प्रश्न है, बिना मिट्टी के पौधे के विकास वृद्धि की पद्धति क्या कहलाती है? बिना मिट्टी में पौधा का विकास ये पद्धति जो है ये कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। क्या? हाइड्रोपोनिक्स पद्धति कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय विज्ञानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी। और पोमोलॉजी है फलों के अध्ययन से संबंधित है। इसी प्रकार ये सब भी आप लोग देख लीजिएगा गूगल करके। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस ये किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है ये लियो टॉलस्टॉय की रचना है। इन्होंने 19वीं सदी में सर्वाधिक सम्मानित लेखकों में से एक थे। उनका जन्म रूस के एक संपन्न परिवार में हुआ था और उन्होंने रूसी सेना में भर्ती होकर क्रीमिया युद्ध जो 1853 से 56 तक चला था, ये क्रीमिया युद्ध में भाग लिया था। क्रीमिया युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो हुआ था रसिया और तुर्की के बीच। अगला प्रश्न है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीवाल्डी जो है पेशे से एक नाविक थे। क्या थे? नाविक थे, ठीक है। और इटली के एकीकरण की तलवार जो है गैरीवाल्डी को कहा जाता है और इनका जन्म 4 जुलाई 1807 ईस्वी में और मृत्यु 2 जून 1882 को हुआ था। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन गैरीवाल्डी ने किया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृति प्रत्येक समाज की एक क्या है, कौन सी अवधारणा है। संस्कृति जो है किसी समाज की एक सार्वभौमिक अवधारणा है। क्या सी सार्वभौमिक अवधारणा है। संस्कृति समाज के गुणों का नाम है जिसमें ज्ञान, आचार विचार एवं कानून ये सभी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, संस्कृति निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब मानव के जीवन में संस्कृति की वह पक्ष है, संस्कृति ही वह पक्ष है जो मानव को पशु से भिन्न करती है। किससे, पशु से भिन्न करती है। मजूमदार जो एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने संस्कृति को ही मनुष्य का जीवन माना है और मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित अवस्था है, ये उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है, राजनीति के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है। तो राजनीति का धार्मिक आधार जो है ये प्रत्येक राजनीतिक कृत्य को नैतिक कसौटी पर कसना, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, जिला साख योजना बनाई जाती है किसके द्वारा, किसके अंतर्गत। जिला साख योजना जो है लीड बैंक के अंतर्गत बनाई जाती है। किसके अंतर्गत, लीड बैंक के अंतर्गत। लीड बैंक का योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा 1969 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वह पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है वो क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, फास्फोरस चक्र। क्या कहलाता है, फास्फोरस चक्र। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है 14 मार्च को। कब, 14 मार्च को। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। और यह प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के जयंती के रूप में मनाया जाता है। और स्टीफन हॉकिंग की पुण्यतिथि भी 14 मार्च को ही है। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। किसको किसको, एस राजामौली और शाहरुख खान। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ए और बी दोनों, शाहरुख खान और एस राजामौली। अगला प्रश्न है, सिप्री SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। भारत जो है सबसे अधिक आयातक देश बना हथियार का। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 या अधिक बार तिरंगा फहराने वाला चौथा प्रधानमंत्री ये कौन बने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने। इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। इसका भी जवाब आप लोग कमेंट कीजिए। अभी इसके जो मुख्य आयुक्त हैं राजीव कुमार बने। कौन से, राजीव कुमार। ठीक है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष ये जो बने हैं ये केवी साजी हैं, केवी साजी। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी ने। अगला प्रश्न है, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसने लिखा। अंबेडकर और लाइफ ये पुस्तक जो है शशि थरूर ने लिखा। अगला प्रश्न है, IPL में किस टीम का हिस्सा होते हुए अंबाती रायडू ने IPL के क्रिकेट से संन्यास ले लिया। IPL से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये जो थे क्रिकेटर CSK के थे, CSK चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी थे अंबाती रायडू। अगला प्रश्न है, कर्नाटक विधानसभा का प्रथम मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा UT खादर को। UT खादर को कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में चुना गया। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने, सिद्धरामैया। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन दो शहर के बीच चलाई गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच। अगला प्रश्न है, देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल को। अगला प्रश्न है, मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया। तो भारत की ओर से G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था।
अगला प्रश्न है, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन्फ्लक्स के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, एस जयशंकर। कौन? एस जयशंकर। इन्होंने ये लिखा था और भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ठीक है। अगला प्रश्न है, जर्मन पीस प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, सलमान रुश्दी को। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरा करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, सहहोप। सहहोप जो है 15 शतक पूरे करने वाले सबसे फास्ट क्रिकेटर बन गए हैं, जो 105वीं पारी में ही इन्होंने पूरा कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2022 का विजडम T20 अंतर्राष्ट्रीय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर को, यानी ए और बी दोनों। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो ये जो खिलाड़ी हैं ये विराट कोहली है। विराट कोहली के नाम सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है और इन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 32 मैच की 54 पारियों में 1866 रन इन्होंने बनाया। दोस्तों आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले टेस्ट में। थोड़ी हेल्थ इशू अभी भी आ रही है जिसके कारण धीमापन दिख रहा होगा आपको टेस्ट में भी। तो मिलेंगे अगले टेस्ट में नए उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों में ये टेस्ट शेयर कीजिए और आप भी टेस्ट को कंप्लीट करते रहिए धीरे धीरे, जो छूट गया होगा। और जिनका 75 से अधिक स्कोरिंग हो रहा है वो सेफ जोन में है कि बिहार दरोगा आराम से निकल सकता है आप लोग का। धन्यवाद।